Tried to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yo. Tell me you my bro, but I don't even see ya. Need to believe. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं और पूरी मेहनत के साथ और शिद्दत के साथ अपने काम को करने में लगे हुए हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के इस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 171/03/2022 जीएसटी। कुछ ही समय पहले इस सर्कुलर को इशू किया गया और यही नहीं साहब, एक साथ 6 से 7 सर्कुलर एक ही दिन के अंदर इशू कर दिए गए और इससे जस्ट एक दिन पहले ही 6 से 7 नोटिफिकेशंस भी इशू कर दिए गए। 5 साल बाद ये हालत है साहब कि एक दिन में 6 सर्कुलर हमें इशू करने पड़ रहे हैं। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद समझ सकते हैं कि 5 इयर्स हो चुके हैं जीएसटी को, बट येट हमें एक दिन में 6 सर्कुलर्स इशू करने पड़ रहे हैं। क्या बात है साहब। इस सर्कुलर की बात करते हैं। इस सर्कुलर ने हमारा दिल तोड़ा साहब, मेरा तो कम से कम दिल तोड़ा। With due respect, as always, with due respect to the knowledge of each and every person involved and watching this video, सर मैं यहां पर इस सर्कुलर से सहमति नहीं रखता हूं और मैं आपसे भी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं अपनी 100% कोशिश करूंगा। प्रैक्टिकल केसेस बनाएंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशंस बनाएंगे, वहां पर लॉ को इंटरप्रेट करके देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे कि क्या होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कंक्लूड करिएगा कि क्या ये सर्कुलर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या सही नहीं बोल रहा है। सर्कुलर किस बारे में है? सर्कुलर बोल रहा है क्लेरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड पेनल्टी प्रोविजंस अंडर द सीजीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग फेक इनवॉइसेस। फेक इनवॉइसेस को लेकर इन्होंने एक सर्कुलर निकाला और आप सभी जानते हैं सर्कुलर ऑलरेडी आप भी पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं। उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक केस को 3 तरीके से इन्होंने यहां पर समझाने की कोशिश करी। केस एक ही था। आप मुझे बताओ, क्या फेक इनवॉइस का एक ही केस पॉसिबल है? फेक इनवॉइसेस के बहुत सारे केस पॉसिबल है। तो क्या सिर्फ एक केस को 3 तरीके से क्लेरिफाई कर देने से या 3 पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेरिफाई कर देने से काम चल जाएगा? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, आपने क्लेरिफाई भी इतना बेकार तरीके से करा है, मैं कहूंगा कि उसमें ही बहुत सारी गलतियां हैं और या फिर बहुत सारी अदर सिचुएशंस पॉसिबल है। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? ये देखिए आप कि जहां पर मैं 2 या 2 से ज्यादा सिचुएशंस डेवलप कर सकता हूं इसी चीज को पढ़कर, तो वहां उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी चीज एप्लीकेबल होगी, वहां ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो फेक इनवॉइस का केस बनेगा कि नहीं बनेगा। यू कांट से दैट थिंग। तो आप एक ही सर्कुलर के थ्रू यू कैन नॉट मतलब टारगेट ऑल द सिचुएशंस। तो पहला मुद्दा तो यह है साहब कि फेक इनवॉइस को लेकर आपने इस तरीके का सर्कुलर निकाला जो पूरी तरह से सारी सिचुएशंस कवर करता ही नहीं है। और प्लस जो क्लैरिफाई करने का तरीका था साहब, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वही मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। बोल रहे हैं नंबर ऑफ केसेस हैव केम टू नोटिस वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन्स आर फाउंड टू बी इन्वॉल्विंग इन इशूइंग टैक्स इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई। देखो शब्द का इस्तेमाल करा है जो देखिएगा, विदाउट एक्चुअल सप्लाई। इन्होंने ये नहीं बोला विदाउट एक्चुअल डिलीवरी और विदाउट एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि फिजिकली मूव सामने वाले पार्टी को हुआ कि नहीं हुआ, बायर को हुआ या फिजिकल डिलीवरी बायर को की गई कि नहीं गई। इन्होंने वर्ड यूज करा सप्लाई, विदाउट एक्चुअल सप्लाई। ठीक है साहब, तो टैक्स इनवॉइस इशू हो रहा है लेकिन एक्चुअल सप्लाई नहीं है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अनेबल द रेसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइसेस टू अवेल एंड यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली, ताकि रेसिपिएंट क्या कर सके, फ्रॉडुलेंटली आईटीसी को क्लेम कर सके, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सके। ठीक है साहब, फिर बोला कि रिप्रेजेंटेशंस आर बीइंग रिसीव्ड और फिर हमने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करी। ठीक है साहब, देखते हैं आपने क्या क्लैरिफाई करने की कोशिश करी। बोला जा रहा है मिस्टर ए हैज इशूड टैक्स इनवॉइस। मिस्टर ए ने टैक्स इनवॉइस इशू करा। मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स इनवॉइस इशू करा किसको? अगले रजिस्टर्ड पर्सन बी को, विदाउट एनी अंडरलाइन सप्लाई। अब एक बात बताओ साहब, अगर मेरा सीए इंटर का स्टूडेंट या सीए फाइनल का स्टूडेंट पढ़ता है, मैं तो कह रहा हूं कोई प्रैक्टिशनर भी पढ़ता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पढ़ता है, कोई प्रोफेशनल भी पढ़ता है, तो सप्लाई का मतलब क्या समझेगा? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये समझेगा। फिर आगे क्या लिखा देखो, विदाउट एनी, देखो विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर सच ट्रांजेक्शन विल बी कवर्ड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड वेदर एनी डिमांड एंड रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम ए in respect of the said transaction under the provisions of 73 or 74, also whether any penal action can be taken against registered person in such cases। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ए है, एक रजिस्टर्ड पर्सन ए है, उसने रजिस्टर्ड पर्सन बी को क्या कर दिया साहब? टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, ताकि मिस्टर बी
इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सके। ठीक है, लिख रहा है कि अंडरलाइंग सप्लाई नहीं हुई, और फिर बाद में खुद ही पूछ रहे हैं कि क्या ये सप्लाई बनेगा, वेदर सच ट्रांजेक्शन विल बी कवर्ड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या ये ट्रांजेक्शन 7 का सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा, और जबकि खुद ऊपर बोल रहे हैं कि अंडरलाइंग सप्लाई नहीं हुई। तो भाई एक ही शब्द का दो बार प्रयोग कर रहे हो आप, यहां पर भी सप्लाई, यहां पर भी सप्लाई। जीएसटी के अंदर सप्लाई का मतलब तो एक ही होता है। तो वहां क्या बोलना चाह रहे हैं, वहां बोलना चाह रहे हैं अंडरलाइंग डिलीवरी। वहां ये बोलना चाह रहे हैं, ये सप्लाई की जगह अगर ये वर्ड यूज करते डिलीवरी तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छे से लोग इसे समझ पाते कि बोलने की आखिर कोशिश क्या की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टैक्स इनवॉइस तो इशू करा, बट एक्चुअल में फिजिकल मूवमेंट नहीं हुआ मिस्टर ए से मिस्टर बी तक उस अंडरलाइन गुड्स का या सर्विस का। मूवमेंट नहीं हो रहा, सब डिलीवरी नहीं हुई है। तो अब बोलो कि क्या सप्लाई बनेगा कि सप्लाई नहीं बनेगा। नो, दिस इज द क्वेश्चन दैट नीड टू बी आंसर्ड। इन्होंने क्या आंसर करा देखते हैं, उसके बाद मैं अपना एनालिसिस आपको बताऊंगा। सिंस देयर इज ओनली बीन एन इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्या बोला, सिंस देयर इज ओनली been an issuance of tax invoice by the registered person A to registered person B without the underlying, देखो फिर वापस इन्होंने क्या लिखा, without the underlying supply of goods or services or both, therefore such activity does not satisfy the criteria of supply. Oh, as there is no supply in respect of such tax invoice in terms of section 7, no tax liability arises against A for the said transaction. रुक जाओ। मतलब ऐसा लग रहा है साहब कि कहीं से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। मतलब कितनी लाइनें हुई साहब, ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो भी हाफ है, टेबल के अंदर डिवाइड करा हुआ है। बताओ, कंप्लीट भी नहीं है। मतलब इतने से मैं समझा दिया आपने, इतने बड़े सवाल का जवाब कि सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये हाई कोर्ट का जजमेंट होता या किसी ट्रिब्यूनल का जजमेंट होता तो कम से कम 1 या 2 पेज इस पे लिखने पड़ जाते साहब, इसको एनालाइज करने में। इन्होंने साहब कितनी 7 से 8 आधी लाइनों के अंदर इसको कर दिया साहब कंक्लूड कि क्योंकि अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है इसलिए सप्लाई नहीं है, क्योंकि अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है क्योंकि सप्लाई नहीं है साहब। तो अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है तो सप्लाई नहीं है। क्या समझाया, वाह, मुझे तो मजा आ गया, एकदम क्लैरिफाई हो गया, एकदम दिमाग साफ हो गया मेरा तो कि अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है इसलिए सेक्शन 7 में सप्लाई नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर ही बता दो, चलो यही डिस्कस कर लेते हैं इसको। ए ने बी को टैक्स इनवॉइस इशू करा, और बी को क्या लेना है साहब, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप सभी को पता है 180 दिन के अंदर कंसिडरेशन पे करना जरूरी होता है, वरना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। पता है आप सभी को? हाँ जी सर, ये बात तो हमको पता है, प्रोविजन पता है हमको 180 डेज वाला, कि अगर 180 डेज में कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं होता है तो इनवॉइस को क्या करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। मतलब आईटीसी आप नहीं ले सकते साहब उस एक्सटेंड तक जिस एक्सटेंड तक आपने कंसिडरेशन पे नहीं करा। तो क्या यहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। और आप चलो ये 180 दिन वाली बात भी 2 मिनट के लिए अगर मैं साइड में रख दूं तो कॉमन सेंस लगाओ, एक ही अकाउंटिंग ही सेट नहीं बैठ पाएगी अगर वो कंसिडरेशन नहीं दिखाएगा। उसने अगर बी को माल बेचा है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर माल बेचा है तो डेफिनेटली यहां पर कंसिडरेशन होना जरूरी है। और आप सभी बेहतरीन तरह से जानते हैं कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है कि अगर सेल है, सेल SALE, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई के अंदर आता है DSLR लैब टी, DSLR कैमरा होता है, उसकी लैब जहां पर वो कैमरे बनते हैं, तरुण नाम के अंकल काम करते हैं, मेमोरी टेक्निक दे रखी है आप लोगों को। डिस्पोजल, सेल, लाइसेंस, रेंट, लीज, एक्सचेंज, बार्टर और ट्रांसफर। क्या यहां पर सेल, ये जो S है यहां पर सेल नहीं हो रहा? क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सेल नहीं कर रहा? सर सेल का डेफिनेशन कहां से लेकर आओगे आप? सेल का डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से मिलेगा। कहां से मिलेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट से मैं सेल का डेफिनेशन निकालूंगा, सेक्शन 4 से, जो बोलता है प्रॉपर्टी इन गुड्स का ट्रांसफर होना चाहिए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्राइस। वापस बोलूं? हाँ जी सर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्राइस। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनवॉइस। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनवॉइस। क्या कंसीडरेशन है? क्या प्राइस है? हाँ प्राइस है। क्या ट्रांसफर नहीं हुआ प्रॉपर्टी का? हाँ जी सर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो हो चुका है, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। आई एग्री कि डिलीवरी नहीं हुई, गुड्स ए के पास से बी के पास नहीं गया, लेकिन मुझे बस ये बता दीजिए कि ए के पास से जो गुड्स बी के पास नहीं गया, इसमें ए की क्या गलती है? ए डिलीवरी देने को तैयार है, ए कह रहा है साहब डिलीवरी ले जा, लेकिन बी डिलीवरी नहीं ले रहा। सेक्शन 35 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट
जब तक कि एक्सप्रेसली कहीं लिखा हुआ नहीं हो, ए यानी कि सेलर लायबल नहीं है डिलीवर करने के लिए, जब तक कि एक्सप्रेसली मेंशन्ड ना हो कि ए को जाकर बी के घर पर डिलीवरी देनी पड़ेगी। और फेक इनवॉइस की केस की बात कर रहे हो यार, जब दोनों पार्टीज मिली हुई हैं आपस में, ए और बी दोनों आपस में मिले हुए होंगे तभी तो ये केस पॉसिबल है। और जब दोनों आपस में मिले हुए होंगे तो क्या डिलीवरी को लेकर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होगी? नहीं लिखी होगी, क्योंकि चाहिए ही नहीं साहब। मिस्टर बी को भी पता है मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए, मिस्टर ए को भी पता है कि मुझे डिलीवरी देनी नहीं है, तो क्या ये लोग डिलीवरी को लेकर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे? द आंसर इज नो। मैं यहां पर साथ ही साथ एक केस आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स, आप जाते हो किसी मेडिकल शॉप पर, आप मेडिकल शॉप पर गए और आपने एक कफ सिरप मांगा। जो वहां पर बैठा था बंदा दुकान पर, मेडिकल शॉप पर, उसको आपने कहा कि सर मुझे कफ सिरप दे दीजिए, मेरा गला खराब हो रहा है। आपने कफ सिरप खरीदा, कोई भी मेडिसिन खरीदी, सिट्राजिन खरीदी, पैरासिटामोल खरीदी, डाइक्लोफेनिक सोडियम खरीदी, कोई भी एक गोली आपने खरीदी। ये कफ सिरप, अपन कफ सिरप का एग्जांपल ले लेते हैं। कफ सिरप आपने खरीदा, अब हुआ क्या कि आपने कहा साहब इसका बिल बना दे। इसी के साथ एक और एग्जांपल ले लूंगा, कफ सिरप में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने कहा बिल बना दे साहब। बिल बना दिया, हाँ जी साहब बिल बना दिया। आपने पेमेंट भी कर दिया, बिल बन गया, आपने पेमेंट भी कर दिया। आप फोन पर बात कर रहे थे, आपने बिल उठाया, गाड़ी पे बैठे और घर चले गए। उसने फ्रंट डेस्क पर अपनी जो अलमीरा होती है जहां पर वो सब जमा हुआ होता है, सारी मेडिसिन, जहां पर कफ सिरप के डब्बे रखे रहते हैं, वहां से डब्बा उठाया, आपकी टेबल पे रख दिया फ्रंट डेस्क पर कि भाई ले जा। आप लेके नहीं गए, आपने बिल लिया, गाड़ी पे बैठे निकल गए। अब आप कहोगे सारी तो पर्सनल कंजम्पशन हो गया, चलो ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने मोबाइल फोन खरीदा बिजनेस पर्पस के लिए, आपने मोबाइल फोन खरीदा बिजनेस पर्पस के लिए, उसने मोबाइल फोन का डब्बा टेबल पर रखा, बिल बना के आपको दिया, आपने पेमेंट करा, आप बिल उठाया और घर चले गए। आपने डब्बा वहीं छोड़ दिया। आपने मोबाइल का डब्बा नहीं खरीदा, आईफोन 12, आईफोन 13 प्रो मैक्स 1.5 लाख का फोन था साहब, 1,50,000 का फोन था, आपने वहीं टेबल पे छोड़ दिया, आपने इनवॉइस उठाया, आप घर चले गए। मुझे बताओ यहां डिलीवरी हुई कि डिलीवरी नहीं हुई? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। दुकानदार ने डिलीवरी कर दी साहब, आप समझने की कोशिश करो। जो शॉपकीपर है, जो मोबाइल फोन बेच रहा है, आपने B2B परचेस करी है अपनी फर्म के नाम से, अपने जो भी आपकी कंपनी है उसके नाम से आपने जीएसटी नंबर देकर B2B परचेस करी है। इस मोबाइल फोन का क्रेडिट आप लोगे, आपके 2B में आएगा जब वो शॉपकीपर अपना रिटर्न भरेगा जीएसटीआर पर, और 2B में आप क्लेम भी करोगे इसको। बकायदा इनवॉइस कटा है, पेमेंट हुआ है, फर्म के नाम से पेमेंट हुआ है, फर्म का कैश या बैंक कम हुआ है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी होगी बुक्स के अंदर। क्रेडिट भी आ रहा है, बुक्स में एंट्री हो रही है, लेकिन क्या वो फोन आपके पास में एक्चुअली है, फिजिकली है? द आंसर इज नो। फिजिकली वो आपके पास में नहीं है। क्या ये फेक इनवॉइस का केस नहीं हो सकता? क्या ये फेक इनवॉइस का केस नहीं हो सकता? मुझे बताओ सेल हुआ कि नहीं हुआ? चलो बाकी सब बात की बात करते हैं, फेक इनवॉइस का केस हुआ कि नहीं हुआ, सेल हुआ कि नहीं हुआ। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सर यहां पर सेल हो रही है या नहीं हो रही है? मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। माय क्वेश्चन इज सेल, क्योंकि अगर सेल है तो सप्लाई है भाई। दिस इज आई वॉन्ट टू से, सेल है तो सप्लाई है, क्योंकि कंसिडरेशन है। इन्होंने तो साफ साफ नकार दिया यार, इन्होंने तो साफ साफ ही नकार दिया कि सप्लाई नहीं बन रहा। लो भैया, क्योंकि अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है इसलिए सेक्शन 7 में सप्लाई नहीं। एक्टिविटी डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सप्लाई। अरे एक बार के लिए क्लैरिफाई करते वक्त क्राइटेरिया ऑफ सप्लाई लिख तो देते साहब कि क्राइटेरिया ऑफ सप्लाई होता क्या है। क्राइटेरिया ऑफ सप्लाई होता है सेल। क्या यहां सेल नहीं हो रही? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप उतने अच्छे भाषा में इसको समझा नहीं पाए, यहां आपको डिलीवरी का बेस बनाना चाहिए था, लेकिन मैं तो कह रहा हूं डिलीवरी भी हो गई ना। भाई मिस्टर ए कह रहा है ले जा यार, मिस्टर ए बोल रहा है मेरे गोडाउन में रखा है, मैं तेरे को डिलीवरी नोट बना के देता हूं, ले जा। गोडाउन जो गेट कीपर है, जो गेट पास तेरे को बना के देगा, तो उसको दिखा और ले जा, क्या दिक्कत है? या फिर एक काम करो, सीमेंट ट्रेडर्स का एग्जांपल ले लो यार। सीमेंट ट्रेडर्स तो आप सब जानते हो, कुछ छुपा नहीं है इसके अंदर, कि जो सीमेंट बेचते हैं, जो सीमेंट ट्रेडर होते हैं, जो सीमेंट के ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, ये क्या करते हैं? नॉन ट्रेड और ट्रेड का सीमेंट होता है, आप अच्छे से जानते हैं। नॉन ट्रेड के सीमेंट को B2B में इनवॉइस किसी और को इशू होता है, कॉन्ट्रैक्टर को, और माल निकलता किसी और को है B2C में। यू वेरी वेल नो दिस थिंग कि फिजिकली गुड्स जिसको टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है उसको नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको चाहिए नहीं। वो खुद कह रहा है मेरे को तो आईटीसी चाहिए, तू मेरे को टैक्स इनवॉइस दे दे। 5 रुपए 10 रुपए ऊपर मामला बैठ जाता है। यू नो इट वेरी वेल। मुझे बस इतना सा बताओ कि क्या इसको किसी ने रोका कि मेरी दुकान पे आके तू भाई सीमेंट के बैग्स ले जा, सीमेंट के कट्टे, सीमेंट बैग्स मेरी दुकान पे रखे हैं। हमने कोई यहां पर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डाली कि जो सेलर है उसे बायर की डेस्टिनेशन पे डिलीवर, देयर इज नो सच इंस्ट्रक्शन इज देयर। ठीक है,
मेरे पास फोन आया कि भैया 100 कट्टों का इनवॉइस काट दो, मैंने 100 कट्टों का इनवॉइस काट दिया, टैक्स इनवॉइस, और मेल कर दिया, सामने से मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ गया, बात खत्म। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो आकर मेरी दुकान पर 100 कट्टे लेकर जाएगा। मैं डिलीवरी देने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू डिलीवर, द गुड्स आर इन माई शॉप, आई एम रेडी टू मेक द एक्चुअल डिलीवरी। अब बताओ आप, क्या यहां पर सेल नहीं हुई? आप कहोगे क्योंकि वो आगे कट्टे लेके नहीं गया, क्योंकि वो बंदा आकर सीमेंट के बैग्स कलेक्ट करके नहीं गया, क्योंकि मिस्टर बी यहां पर आपका सीमेंट के बैग्स कलेक्ट करके नहीं गया, आप कह दोगे साहब सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल नहीं है। आपने सेल को चैलेंज कर दिया। यहां पर एक और एग्जांपल ले लो आप। आपने, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल यहां पर मैं लेके आप लोगों को दिखाता हूं, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि आपने एक टीवी खरीदा साहब, या एक मोबाइल फोन खरीदा। किसके नाम से खरीदा? टीवी और मोबाइल फोन फर्म के नाम से खरीदा। सर फर्म टीवी ऑफिस में क्या काम आता है? सीसीटीवी पर्पस के लिए आपने एक टीवी खरीदा, और ये आपको ही पता है टीवी और मोबाइल आपके घर में काम आ रहा है, लेकिन इसकी डिलीवरी ऑफिस को हुई क्या? जिस जीएस टिन पर इसे परचेस किया गया, क्या उस जीएस टिन पर डिलीवरी हुई? द आंसर इज नो, डिलीवरी नहीं हुई। डिलीवरी किसको हुई? घर पे डिलीवरी हुई। क्या घर पे ये फोन खरीदा गया था? क्या आपकी वाइफ के लिए फोन खरीदा गया था? क्या आपके बच्चे के लिए फोन खरीदा गया था? क्या आपके घर के लिए टीवी खरीदा गया था? एंड देखो, सेपरेट पर्सन है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। फर्म और उसके पार्टनर्स सेपरेट होते हैं, कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स सेपरेट होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है यहां पर। तो क्योंकि यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, तो डिलीवरी जिस एंटिटी को होनी चाहिए थी, जिसने एक्चुअल में गुड्स खरीदा है, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो रही है, क्या डिलीवरी हुई वहां पर? द आंसर इज नो। डिलीवरी किसी और को, ये यूज कोई और कर रहा है। तो क्या यहां पर आप ये कह दोगे कि सेल ही नहीं है? क्योंकि आपने ये बोल दिया सप्लाई ही नहीं है, डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सप्लाई। आपने ये बोला, देखो कि सेक्शन 7 में सप्लाई का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये तो सप्लाई ही नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं ये सप्लाई बनेगा, सप्लाई तो बनेगा साहब। अगर मिस्टर ए विद कंसीडरेशन टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है मिस्टर बी को, तो क्यों नहीं बनेगा सप्लाई यार? सेल हो गई ना, सेल हो गई। फिजिकल डिलीवरी मिस्टर ए ने कर दी, अगर मिस्टर ए बी को अलाउ कर रहा है आके ले जाना। अब बी नहीं ले जा रहा, मैंने कफ सिरप का एग्जांपल दिया, मैंने टेबल से कफ सिरप नहीं उठाया, मैं घर चला गया। मैंने टेबल से मोबाइल फोन का पैकेट नहीं उठाया, मैं घर चला गया टैक्स इनवॉइस लेकर। तो इसमें क्या यहां पर जो सेलर है उसके बिहाफ पे कोई डिफॉल्ट, देखो अगर सेलर के बिहाफ पे डिफॉल्ट है तो सेल नहीं बनेगा, बिकॉज डिलीवरी इज वन ऑफ द कंडीशन टू सेल। आई एग्री कि हाँ भैया जी, अगर सेल कंप्लीट करनी है तो डिलीवरी होनी जरूरी है, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन डिलीवरी होनी जरूरी है तब जब मिस्टर बी भाई साहब डिलीवरी ले या उसको फिजिकली एक्सेप्ट करें। आई एम रेडी टू मेक द डिलीवरी, मिस्टर बी इज नॉट टेकिंग द डिलीवरी, व्हाट आई कैन डू? मेरी तरफ से तो वो डिलीवरी हो गई मानी जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी तरफ से माना जाएगा कि भाई मैंने डिलीवरी वहां पर कंप्लीट कर दी। ओवर द काउंटर सेल में आप क्या करोगे? काउंटर पे अगर सेल हो रही है, फार्मास्यूटिकल के केस में काउंटर पे सेल होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं आपके जो काउंटर सेल होती है। जनरल स्टोर पे आप जाते हो काउंटर सेल होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया मोबाइल फोन का काउंटर सेल होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे फिर? मैं तो प्रोडक्ट नहीं ले रहा, मैं तो इनवॉइस लेके निकल लिया। अब बताओ आप क्या करें फिर? तो इन सच अ केस क्या ये बोला जाएगा कि डिलीवरी नहीं हुई? अगर मिस्टर बी सीमेंट बैग्स लेने नहीं आ रहा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन मेंशन्ड नहीं है, तो यहां पर किसको कलेक्ट करने चाहिए सीमेंट बैग्स? दिस इज व्हाट इज माय क्वेश्चन। मिस्टर बी को नहीं कर रहा, तो क्या आप ये कहोगे कि ये सप्लाई ही नहीं बनेगा? सप्लाई तो बनेगा। और पता है, जैसे ही मैंने इसको सप्लाई बना दिया, अगर मैं इसे सप्लाई बना देता हूं ना, तो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 की धजिया उड़ जाएगी। इस पूरे सर्कुलर का बेसिस ही यही है कि फेक इनवॉइस के केस में सप्लाई ही नहीं होती। और मैं कह रहा हूं देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां पर यह बोला जा सकता है कि इनवॉइस इशू हो गया, कंसिडरेशन हो गया, सेल हो गई, सप्लाई हो गई भाई। अगर ऐसा लिखा होता कंडीशंस के अंदर कि मिस्टर ए को डिलीवरी देनी है मिस्टर बी की लोकेशन पर, और फिर अगर मिस्टर ए डिलीवरी नहीं देता तो वो सेल कंप्लीट नहीं मानी जाती। आई एग्री। और उस सिचुएशन में हाँ, सप्लाई नहीं बनता अगर मिस्टर ए डिलीवरी नहीं देता तो। बट मिस्टर ए इज रेडी टू मेक द डिलीवरी, इशूड द डिलीवरी नोट कि भाई ले जा, नहीं ले जा रहा, तो मिस्टर ए क्या करेगा फिर? पड़ा है वो गुड्स, प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है मिस्टर बी को, मिस्टर बी स्यू करके मिस्टर ए से गुड्स कवर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी किसके पास में? टैक्स इनवॉइस, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके नाम पे हो चुका है? मिस्टर बी के नाम पर हो चुका है। अब आप मुझे बताओ, इतने सारे मैंने यहां पर प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कफ सिरप का हमने एग्जांपल लिया, जहां ओवर द काउंटर सेल की बात करी, मोबाइल फोन की सेल की बात करी, सीमेंट बैग्स के सेल की बात करी,
इन सारे केसेस में आप मुझे बताओ क्या सेल नहीं हो रही? सेल कंप्लीट नहीं हो रही क्या? सेल कंप्लीट नहीं हो रही। सेक्शन 35 मैंने पहले बताया आपको, दो रेफरेंस दिए, सेक्शन 4 और सेक्शन 35। सेक्शन 4 सेक्शन 35, एक काम करो सेक्शन 33 भी देख लेना। सेक्शन 4 सेक्शन 35 सेक्शन 33 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या यहां पर सेल कंप्लीट नहीं हो रही? सेल कंप्लीट हो रही है, और क्योंकि सेल कंप्लीट हो रही है मालिक 71A में सप्लाई बनेगा। सप्लाई बनते ही मामला ही बदल जाएगा, सर्कुलर ही बदल जाएगा। अब आप आओ इस बात पर कि आखिर होना क्या चाहिए। तो देखो इधर क्या हो रहा है, ए ने सेल्स करी है, जो अभी अभी हमने प्रूव करा कि इन सिचुएशंस सप्लाई बन जाएगा। हो सकता है कोई सिचुएशंस हो जहां पर सप्लाई नहीं बने, इसलिए मैंने बोला कि एक सर्कुलर से आप सारी सिचुएशंस कवर कर ही नहीं सकते। तो इस मुद्दे पर सर्कुलर लाना ही गलत है, और ऐसा सर्कुलर लाना जिससे कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए सबकी सोच को और सारी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को। मैं बोल रहा हूं ए ने सेल करा है, हाँ जी साहब सेल करा है, सप्लाई बनेगा, अभी अभी प्रूव करा कि सप्लाई बनेगा, क्योंकि डिलीवरी देने की कंडीशन जब तक नहीं है तब तक डिलीवरी मानी जाएगी कि डिलीवरी है। वो भाई हो गई ना डिलीवरी, मैंने तो डिलीवरी कर दी, लो पकड़। मैं कह रहा हूं ले जा भाई, वो नहीं ले जा रहा। मैं कह रहा हूं ले जा, वो नहीं ले जा रहा। मैं कह रहा हूं दुकान में माल रखा है, गाड़ी ला, ले जा, वो नहीं ले जा रहा। तो आप ये कह दो कि सेल नहीं हुई। ऐसे थोड़ी होता है। देखो जब कंसिडरेशन है, माल नहीं ले जा रहा है, मेरी तरफ से माल फ्री है, तो मेरी तरफ से तो एक्चुअल में डिलीवरी होगी ना यार, मैं तो डिलीवर कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सप्लाई बन गया, हाँ ए ने सेल करी, सप्लाई बन गया, सप्लाई बन गया। तो क्या, और यार मैं तो कहता हूं एक एस्पेक्ट और एक एंगल और मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं इसी सर्कुलर को डिफीट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, कि अगर 2 मिनट के लिए मान भी लूं कि सप्लाई नहीं है, 2 मिनट के लिए मान भी लूं कि सप्लाई नहीं है, तो क्या कंसीडरेशन पे नहीं हो रहा क्या? अब इस देखो तुम कितने होशियार हैं सर्कुलर वाले, जिन्होंने भी ये क्लैरिफाई करा, ज्ञान लगाया। रिसर्च विंग, ऊपर क्या लिखा रहता है? रिसर्च विंग, है ना? हाँ, पॉलिसी विंग, पॉलिसी जीएसटी पॉलिसी विंग। तो ये जीएसटी पॉलिसी विंग वालों ने दिमाग लगाया कि नहीं लगाया साहब, कंसीडरेशन को लेकर कहीं कोई बात ही नहीं करी, कहीं कंसीडरेशन वर्ड यूज नहीं करा। मैं कह रहा हूं साहब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं आपकी बात की सप्लाई नहीं है, कंसीडरेशन तो है, और जब आप कंसीडरेशन के ऊपर टैक्स अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो तो क्या सेक्शन 76 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती? बताइए मुझे, क्या कोई भी अमाउंट टैक्स के नाम से कलेक्ट किया गया अपने पास रखा जा सकता है? द आंसर इज नो। तो आपने जो अपकमिंग पैरा में बोला, क्या बोला कि इन्होंने क्या बोला, देखो यहां पर मैंने तुम्हें आप सभी को पढ़ाया भी था, ये देखो कि इन रेस्पेक्ट क्योंकि नहीं बन रहा तो नो टैक्स लायबिलिटी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 टैक्स लायबिलिटी है कि नहीं है। अगर सप्लाई बनेगा तो डेफिनेटली टैक्स लायबिलिटी है, देयर इज अ टैक्स लायबिलिटी, यस देयर इज अ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि सप्लाई बना है तो टैक्स लगेगा। माय क्वेश्चन इज कि सप्लाई नहीं बना, बाय चांस मान लेते हैं, आपका लॉजिक लगा लेते हैं कि डिलीवरी नहीं हो पाई, और क्योंकि डिलीवरी नहीं हो पाई तो सेल कंप्लीट नहीं हो पाई, वो सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल ही रह जाएगा, क्योंकि आपने डिलीवरी नहीं दी एज पर दी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर डिलीवरी देने की बात ही नहीं करता, वो कहता है साहब डिलीवरी सामने वाला आके लेगा, तो फिर तो सप्लाई बनेगा। मैं तो कहता हूं साहब सप्लाई नहीं बना, नहीं दे रहा डिलीवरी, सप्लाई नहीं बना, लेकिन कंसीडरेशन तो आया। और जब कंसीडरेशन आया तो क्या सेक्शन 76 के हिसाब से कोई भी पैसा जो आप टैक्स के नाम से कलेक्ट कर चुके हो, क्या उसे जमा कराने की टैक्स लायबिलिटी, क्या उसे जमा कराने की टैक्स लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? भैया आप मुझे बता दीजिए। ये मैंने एरो बना के दे दिया आपको, या इन्होंने लिख दिया स्ट्रेट अवे नो टैक्स लायबिलिटी। कंसीडरेशन वाला मुद्दा लाते, सप्लाई ना होने के बावजूद सेक्शन 76 के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आती, क्योंकि कोई भी पैसा जो आप टैक्स के नाम से कलेक्ट करते हो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना जरूरी है। अगर अनरजिस्टर्ड इंसान भी जीएसटी के नाम से पैसा कलेक्ट कर ले, उसको भी गवर्नमेंट को डिपॉजिट, भैया पराया धन है, जीएसटी का पैसा पराया धन है, गवर्नमेंट का धन है, पराये धन पर बुरी नजर नहीं डालते, वो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और इसीलिए सेक्शन 76 बनाकर आप लोगों को यहां पर दे रखा है। तो क्या 76 के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती? अरे भैया उस सिचुएशन में भी बनती। तो सप्लाई है तो टैक्स लायबिलिटी बनती ही बनती है, सप्लाई नहीं है तो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर टैक्स के नाम से पैसा लिया है। सेक्शन 76 में क्वेश्चन नंबर 1 आंसर्ड, और उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रूव करके दिया तुमको, सप्लाई बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 सप्लाई बनेगा तो क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? 100% आएगी। और सप्लाई नहीं भी बनता भैया जी तो भी कंसीडरेशन तो है, टैक्स का अमाउंट तो आप ले ही रहे हो, तो क्या वहां पर 76 के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी? क्या वहां पर भी तो टैक्स लायबिलिटी आएगी। अरे भैया तभी तो वो बंदा खुद जमा करा रहा है 76 के अंदर, वो खुद डिपॉजिट कर रहा है, वो खुद बोल रहा है
कि भाई मैंने टैक्स के नाम से पैसा लिया है, मैं डिपॉजिट करा रहा हूं, तभी तो सामने वाले को क्रेडिट जाएगा, तभी तो सामने वाले को क्रेडिट जाएगा। तो यहां पर टैक्स लायबिलिटी भी है और बंदा डिपॉजिट भी करा रहा है। अब जो मुद्दा बनेगा ना, वो मुद्दा क्या बनेगा? वो मुद्दा ये बनेगा कि क्या 73, 74 लगा सकते हो क्या? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 2 टैक्स लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्वेश्चन नंबर 3 73, 74 के अंदर डिमांड रेस की जा सकती है या नहीं की जा सकती, यानी प्रोसीजरल जो एडजुडिकेशन प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। मिस्टर ए की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो मुझे बताओ 73, 74 क्या बोलता है? टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एररनेसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। क्या बोलता है? टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और एररनेसली रिफंडेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। क्या यहां पर टैक्स नॉट पेड है? क्या यहां पर टैक्स शॉर्ट पेड है? क्या यहां आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है, या यहां पर रिफंड का मुद्दा बन रहा है? यहां पर कोई मुद्दा नहीं बन रहा साहब। बंदे का टैक्स बनता था 76 के हिसाब से, उसने पूरा का पूरा टैक्स जमा भी कराया जितना भी उसने टैक्स के नाम से लिया। ये तब बोल रहा हूं जब सप्लाई नहीं मान रहे आप इस सर्कुलर के हिसाब से। लेकिन जो एग्जांपल्स मैंने दिए, जो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ इसको लिंक करके समझने की कोशिश करी, जो हमने डिलीवरी का कॉन्सेप्ट यहां पर निकाल कर समझने की कोशिश करी, उसके हिसाब से तो सप्लाई बनता है। और क्योंकि सप्लाई बनता है तो टैक्स भी बनता था और वही बंदा डिपॉजिट भी करा चुका है। तो क्या 73, 74 में मिस्टर ए को पकड़ा जा सकता है? द आंसर इज ऑल टुगेदर नो। और आपने इस पे पेनल्टी ठोक दी साहब। क्या ठोक दी? पेनल्टी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा? सप्लाई बनना चाहिए। इन मेनी सिचुएशंस ये सप्लाई बन जाएगा। मतलब इसको ये प्रूव करना कि सप्लाई नहीं बन रहा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो फेक इनवॉइस के केस में बोल तो रहा हूं ना कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंडीशन नहीं डालेंगे वो लोग, क्योंकि उनको खुद को पता है कि डिलीवरी से रिलेटेड कंडीशन अगर डाल दी तो वो सेल नहीं बन पाएगा, सेल नहीं बन पाएगा तो सप्लाई नहीं बन पाएगा। और वो लोग खुद सप्लाई बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉपी पेस्ट मारा है कहीं से। ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिप्लाई जो देते हैं ना ये लोग क्लाइंट को बचाने के लिए, जो ग्राउंड लेते हैं उस ग्राउंड में से इन्होंने वही ग्राउंड यहां पर कॉपी पेस्ट मार के सर्कुलर में चेप दिया। समझने की कोशिश ही नहीं करी कॉन्सेप्ट को साहब। सप्लाई तो देखो, सेल तो बनेगा, सेल बनेगा तो सप्लाई बनेगा। और सेल इसलिए बनेगा क्योंकि दोनों फेक है, दोनों को पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे पास ऑन करना है। तो डिलीवरी की कंडीशन डालेंगे नहीं, कहेंगे डिलीवरी ले ही नहीं रहे साहब, सामने वाली पार्टी डिलीवरी ले ही नहीं रही, हम तो देने को तैयार है। ए कहेगा मैं तो देने को तैयार हूं, बी नहीं ले रहा। तो क्योंकि ए की तरफ से ओपन टू डिलीवरी है, मतलब एक तरीके से माना जाएगा भाई ए डिलीवर कर रहा है। तो क्योंकि डिलीवरी पॉसिबल हो रही है, तो सेल कंप्लीट हो रही है, सेल कंप्लीट हो रही है, सप्लाई बन रहा है, सप्लाई बन रहा है, तो फिर तो टैक्स लायबिलिटी आनी ही आनी है। क्वेश्चन नंबर 2 होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा टैक्स डिपॉजिट करा रहा हूं, नो 73, 74। अब मुझे बताओ कि आप ये बोल रहे हो कि द रजिस्टर्ड पर्सन ए शेल हाउएवर बी लायबल फॉर पीनल एक्शन अंडर सेक्शन 122(1) सेकंड, अंडर सेक्शन 122(1) सेकंड। भाई साहब हम आएंगे हमारी किताब के ऊपर, जो किताब मेरी है जीएसटी की सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल, आप सभी के लिए निकाल रखी है। आप जाके वेबसाइट पे अगर आप चाहें उसे खरीद सकते हैं। बहुत ही बढ़िया किताब है और बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम्स के साथ ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को समझाया हुआ है वहां पर मैंने। तो मैं 2 मिनट के लिए आपको 122 सेक्शन दिखाना चाहता हूं इस किताब से, ताकि हम और अच्छे से एनालाइज कर सकें। जब सामने होगा 122 तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एडजुडिकेशन कहां है? क्या हम एडजुडिकेशन पे जा सकते हैं? सिविल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स अंडर जीएसटी एडजुडिकेशन के बाद, क्योंकि 73, 74 तो प्रोसीजरल पार्ट हो गया। 566 पेज नंबर 566 पे हमें जाना होगा। फटाफट से आते हैं, देखते हैं पेज नंबर 566 हमें कहां मिलता है। 566 थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारे पास सेक्शन 122 आ जाएगा। तो अगर आप सभी के साथ के पास में ये बुक है तो आप फटाफट से इस बुक में पेज नंबर 566 पे 122 आप एक बार निकाल लीजिए, ताकि समझने का मजा ही आ जाए, ठीक है। तो 122 ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं। तो ये रहा आपके पास में आपका 122, ठीक है। 75 खत्म करके 76 एंड हियर इज 122, ठीक है। तो देखिए साहब यहां पर रेफर किसको किया जा रहा है? रेफर किया जा रहा है 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड। सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड क्या बोलता है? 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड क्या बोलता है? 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड बोलता है कि वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु इश्यूज एनी इनवॉइस or bill without supply of goods or services are both in violation of the provisions of this act or rules made thereunder। मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि issues any invoice or bill of supply without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this act or the rules made thereunder। यहां किस सप्लाई की बात हो रही है? यहां उस सप्लाई की बात हो रही है जो एक्चुअल में सप्लाई है ही नहीं, विदाउट सप्लाई, यानी जो सेक्शन 7 में सप्लाई बना ही नहीं। और वो सप्लाई के बिना भाई आपने अगर किसी को गुड्स और सर्विसेज आगे मतलब एक्चुअल में डिलीवरी दे दी जबकि सप्लाई नहीं था,
ये वो वाला केस है जहां पर हां सेल नहीं थी, सप्लाई नहीं था और डिलीवरी दे दी गई, तो आप वहां पर पेनल्टी लेवी कर सकते हैं, आप वहां पर पेनल्टी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी गलती है, इसने फेक इनवॉइस इशू करा। हाउ यू विल गोना प्रूव इन दिस केस कि ये फेक इनवॉइस है? मुझे तो आप ही बताओ, आप भैया कैसे प्रूव करोगे यहां पर कि ये फेक इनवॉइस है? मिस्टर ए बोलेगा मैं तैयार हूं डिलीवरी देने के लिए, मैं डिलीवरी देने के लिए तैयार हूं, और जैसा कि अभी अभी प्रूव करा कि वो डिलीवरी देने को तैयार है, तो क्या सप्लाई बनेगा? हाँ सप्लाई बनेगा। और क्योंकि ये सप्लाई बनेगा, टैक्स जमा करा दिया गया है, सामने वाला बंदा डिलीवरी लेकर नहीं गया, गुड्स और सर्विसेज की फिजिकल डिलीवरी नहीं हो पा रही है क्योंकि सामने वाला बंदा उसे लेकर नहीं जा रहा है, तो क्या 120 टू 1 सेकंड के प्रोविजंस यहां अट्रैक्ट होने चाहिए क्या? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। क्या यहां पर जो 122 के प्रोविजंस बताए गए हैं, जहां पर लिखा है कि इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, बताओ हाउ यू विल गोना प्रूव? हां मुझे पता है फेक इनवॉइस का केस है, हां मुझे पता है दोनों के बीच में साथ गांठ है, मिले हुए लोग हैं दोनों आपस में एक दूसरे से, बट ए बोल रहा है आई एम रेडी टू गिव द डिलीवरी, बी इज नॉट टेकिंग द डिलीवरी, तो यू कैन टेक एक्शन ओनली अगेंस्ट बी, यू कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट ए, इवन नॉट दी पेनल्टी वाला। जो 122 में आपने ये बोला कि 73 74 तो नहीं लगेगा, ठीक है, बट पेनल्टी तो लगेगी क्योंकि उसने इनवॉइस रेज करा बिना गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करे। देखो साहब सप्लाई तो है और बंदा टैक्स भी जमा करा रहा है, तो बंदा सप्लाई भी कर रहा है, बंदा टैक्स भी जमा करा रहा है और बंदा गुड्स डिलीवर करने को भी तैयार है। इन अ सिचुएशन, देखो मैंने कहा डिफरेंट सिचुएशंस आर देयर, और वहां पर मिस्टर ए अपने आप को बचाने के लिए क्या बोलेगा मुझे बताओ? जब आप उसको शो कॉज नोटिस दोगे पेनल्टी वाला 120 टू 1 क्लॉज सेकंड लगाकर, व्हाट ही विल से कि मैं डिलीवरी देने को तैयार हूं, मिस्टर बी ले जा नहीं रहा, तो आप मिस्टर बी को पकड़ो ना, आप मुझे क्यों पेनल्टी ले रहे हो? मैंने कोई फेक टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करा भाई, मैंने टैक्स इनवॉइस इशू करा, मेरे पास पैसा आया, मैंने टैक्स जमा भी करा दिया, मैंने कोई फेक टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा, मैं डिलीवरी देने को तैयार हूं। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, बंदा डिलीवरी नहीं ले रहा, और यहां कहीं कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है कि मुझे जाकर डिलीवर करना है, तो मैं जाकर क्यों भाड़ा लगा के डिलीवर करूं? 100 सीमेंट के कट्टे मैं क्यों उसके घर पे भिजवाऊं? आप बिजनेस का नेचर थोड़ी ना बदल दोगे। अच्छा ऐसा तो सबको बोलो, सारे सीमेंट वाले डीलर्स को बोलो कि सबके घर पे भिजवाओ भाई, यू कैन नॉट चैलेंज दैट थिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो आप ये बात बोलोगे कि हाँ सर यहां पर जबरदस्ती मिस्टर ए के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है। बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर, अब आपकी बात बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आ जाती है कि सर्कुलर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। सर्कुलर का फर्स्ट पॉइंट, पहले तो इन्होंने बोल दिया सप्लाई नहीं है, हमने वो भी प्रूव करा दिया साहब सप्लाई तो बनेगा, सप्लाई बनेगा, टैक्स बनेगा, बंदा डिपॉजिट भी करा रहा है, सामने वाला बंदा लेके नहीं जा रहा है, तो क्या इस पे पेनल्टी लगा दोगे ए पर? क्या ए की गलती है कि बी डिलीवरी नहीं ले रहा? मैं मोबाइल फोन खरीदने गया था, मैं मोबाइल फोन का डब्बा बिना उठाए अपने घर आ गया, इनवॉइस कटवाकर और क्रेडिट लेकर बैठा हूं, तो इसमें दुकानदार की क्या गलती है? आप दुकानदार को कहोगे नहीं तूने तो फेक इनवॉइस इशू कर दिया, तूने तो एक्चुअल डिलीवरी करी ही नहीं, वो कह रहा है मैंने भाई निकाल के रख दिया, आपके घर देकर आऊं। बोलो तो क्या यहां पर पेनल्टी लेवी करना सही है क्या ए के ऊपर? देखो बी को अभी पकड़ रहा हूं मैं, पॉइंट 2 में बी को ही पकड़ेंगे, बहुत टाइम लगाया, 35 मिनट्स लगाकर एक पॉइंट समझा, इसलिए मैंने बोला था वीडियो बड़ा होगा क्योंकि यहां पर पूरा टुकड़े टुकड़े करके एनालाइज करेंगे सिचुएशन को। अब आप आ जाओ सेकंड पे, अब बी को पकड़ लो। देखो वहां तो मैं कंक्लूड कर चुका हूं और आप लोग मेरे साथ कंक्लूड कर चुके होंगे कि क्या 122 की पेनल्टी लगेगी? द आंसर इज नो, आप पेनल्टी भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। उस केस के अंदर जो केस हमने यहां पर समझाया, हां अगर आप ये किसी तरीके से प्रूव कर दो कि ए डिलीवरी नहीं देना चाहता, ए को वाकई में सिर्फ इनवॉइस इशू करना था, अगर बी डिलीवरी मांगे तो ए डिलीवरी नहीं देगा, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि हाँ ए माल को रोक कर बैठा है क्योंकि इसे B2C में फर्जी निकालना है, 2 नंबर में निकालना है, इसी माल को जिसका इनवॉइस ऑलरेडी कर चुका है, माल बिक चुका है लेकिन उसी माल को वापस बेचना है, अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो हाँ पेनल्टी लगेगी, आई एम विद यू। बट भाई ये प्रूव कैसे करोगे? वो तो कह रहा है भाई ले जा, नहीं ले जा रहा, बी नहीं ले जा रहा, बी को पकड़ो, तो बी को पकड़ना ज्यादा आसान है, उस पर पेनल्टी लगाएंगे, उस पर तो सारे के सारे प्रोविजन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या ए को पकड़ना यहां पर पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ए को पकड़ना मुश्किल है, ठीक है ओके सर। और क्या सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो बताओ यार, सप्लाई तो बनेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ए हैज इशूड टैक्स इनवॉइस टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन बी विदाउट एनी अंडरलाइन, फिर वही बात,
B avails input tax credit or the said tax. B further issues invoice along with underlying supply of goods or services or both to his buyers and utilizes ITC availed on the basis of above mentioned invoice issued by A for payment of his tax liability in respect of his outward supplies. Whether B will be liable for demand or whether penalty will be applicable or not, वो सारी बातें यहां पर भी है। क्या बोल रहा है साहब, यहां एक नया केस बनाया, यहां बोला कि A ने B को बेच दिया। एक नया पेज ले लेते हैं हम यहां पर और देखते हैं क्या बोला। A ने किसको बेच दिया, B को, और B ने किसको बेच दिया, C को। तो A ने बेच दिया B को और B ने बेच दिया C को, ठीक है। तो B की यहां पर आउटपुट लायबिलिटी बनेगी, B की यहां पर आउटपुट लायबिलिटी बनेगी और यहां से B को मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए के पार्ट पर मैं ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन दे चुका हूं। अब मुद्दा है बी को पकड़ने का। अब मुद्दा किसको पकड़ने का है, बी को पकड़ने का मुद्दा है और बी को पकड़ के हम चलेंगे। मुझे बताओ सबसे पहले कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसने लिया है 16(2)(b, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, 16(2)(b खत्म होता है अनलेस के साथ, 16(2) अनलेस वर्ड के साथ खत्म होता है। मतलब कि जब तक नीचे दी गई कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करते ए बी सी डी, तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। नो रजिस्टर्ड पर्सन, शुरुआत होता है नो रजिस्टर्ड पर्सन, खत्म होता है अनलेस के साथ। और फिर एबीसीडी में बी आता है जहां पर लिखा हुआ है एक्चुअल रिसिप्ट, यानी कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब जब तक कि आपको गुड्स और सर्विसेज एक्चुअल में रिसिप्ट, बहुत सही शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां पर डिलीवरी सेल सप्लाई है, रिसिप्ट। मुझे बताओ क्या पास में वाकई में वो मोबाइल फोन है क्या, वो सीमेंट के बैग्स, वो 100 कट्टे जिसके जो ट्रांजैक्शन हमने बनाया था सीमेंट बैग्स, क्या वो सीमेंट बैग्स बी के पास है क्या, फिजिकली प्रेजेंट है क्या? रिसिप्ट का मतलब होता है, जब रिसिप्ट की बात करते हो तो यानी कि वाकई में रिसीव होना, क्या बी को रिसीव हुए क्या? द आंसर इज नो। 16(2)(b की कंडीशन वायलेट हो रही है और ये बंदा आईटीसी लेकर बैठा है। अब बताओ 74 लगाएं कि ना लगाएं? इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। भाई ये यूटिलाइज भी कर रहा है अपनी आउटपुट लायबिलिटी पर। तो आप बताओ कि सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए साहब, सेक्शन 74 में इनिशिएट होनी चाहिए। और ऐसा ही आपका सर्कुलर भी बोल रहा है। तो सेकंड वाले पॉइंट में सर्कुलर भी ये बात बोल रहा है कि रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है, तो 74 में डेफिनेटली प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा वही है जो मैं हमेशा बताता हूं कि 74 में होगी तो 122 में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 75(13) ऐसा बोलता है कि 2 बार पेनल्टी नहीं लगा सकते। ठीक है, मुझे भी समझ में आता है। द पॉइंट इज कि जब 122 में पेनल्टी है तो 74 में पेनल्टी प्रेस्क्राइब क्यों करी? बस मैं ये बोल रहा हूं कि 73 की तरह 74 को भी 122 पे रेफर कर देते, क्योंकि आप ऑलरेडी 74 से रिलेटेड पेनल्टी 122 में बता चुके हो, ये आपको भी पता है। तो 73, 74 need to be procedural part, civil proceedings, and penalty in these proceedings need to be come from section 122. This is the point what I want to say. but ठीक है, 74 में अपनी पेनल्टी बता रखी है तो 74 की पेनल्टी आप लगा दोगे, यही बात यहां पर बोली हुई भी है। लेकिन मुद्दा बस इतना सा है कि ये लोग सप्लाई नहीं मानते ना, वहां दिक्कत होता है। भैया सप्लाई तो है, बोलो हाँ के ना? हाँ। तीसरा केस, केस नंबर 3। तो केस नंबर 2 से सेटिस्फाइड हो? हाँ, केस नंबर 2 से मैं सेटिस्फाइड हूं, मैंने पहले भी बोला। लेकिन मुद्दा यही है कि यहां पर भी आगे सप्लाई माना है। देखो क्या बोला है इसने कि फॉर पेमेंट ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज सेड आउटवर्ड सप्लाईज। यानी यहां ये मान रहा है कि बी जो आगे बेच रहा है वो सही बेच रहा है, वो सेल है, वो आउटवर्ड सप्लाई है। बट अभी देखना थर्ड केस में क्या होगा। अब देखो आप थर्ड केस में क्या हो रहा है। थर्ड केस में फिर ये वापस वही बात बोलेगा कि ए ने बी को बेचा विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई, बी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करा and further passes on the said input tax credit to another registered person C by issuing invoice without underlying supply of goods or services or both. Whether B will be liable, बाकी सारी बातें वही की वही कि क्या B 73, 74 में liable बनेगा या नहीं बनेगा, B 73, 74 में liable बनेगा या नहीं बनेगा। वही सेम टू सेम एग्जांपल है, फिर से A है, B है और C है। जैसे पहले था, पहले भी A था, B था और C था, लेकिन पहले इन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि यहां पर एक्चुअल में सप्लाई बना। पॉइंट नंबर 2 ऑफ द सर्कुलर ने ये अज्यूम कर लिया कि बी ने सी को बेचा, वो एग्जैक्टली बिल्कुल बढ़िया सप्लाई बन रहा है, 7(1) की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा अज्यूम कर लिया पॉइंट नंबर 2 में। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने ये अज्यूम ही नहीं करा। पॉइंट नंबर 3 में भी सेम सिचुएशन बन रही है। यहां पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा ये इनएलिजिबल है, क्योंकि ये 16(2)(b में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और यहां जो आउटपुट लायबिलिटी बन रही है, ये आउटपुट लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी? नो, दिस इज द क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने ये अज्यूम नहीं करा। क्यों नहीं करा अब वो समझो। क्योंकि यहां पर ये जो आउटपुट लायबिलिटी
बन रही है, ये एक्चुअल में आउटपुट लायबिलिटी बनेगी ही नहीं, क्योंकि हां यहां ये सप्लाई नहीं बनेगा। आई एग्री ये यहां सप्लाई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये यहां सप्लाई? क्योंकि भाई साहब क्या बी के पास में गुड्स है? क्या बी के पास में गुड्स एक्चुअल में है ही नहीं, और जब गुड्स एक्चुअल में है ही नहीं तो भाई आप काय की डिलीवरी करोगे? दिस इज द क्वेश्चन। डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, यस डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, विदाउट डिलीवरी देयर इज नो सेल। भाई गुड्स है ही नहीं, बेच कहां से दोगे यार? गुड्स तुम्हारे पास है ही नहीं, ना स्टॉक में ना परचेस करा, तो गुड्स फिजिकली गुड्स ही नहीं है ना, तो जब गुड्स ही नहीं है तो बेचोगे क्या? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। और जब बेचोगे क्या, तो डिलीवरी, देखो बेचना इज नॉट बुक्स में बेचना इज एक्चुअल में डिलीवरी देना। क्या यहां पर देखो, वहां मिस्टर ए ये बोल सकता है कि मैं डिलीवरी देने को तैयार हूं, बी नहीं ले जा रहा, लेकिन यहां बी ये बात नहीं बोल सकता कि मैं देने को तैयार हूं, सी नहीं ले जा रहा, क्योंकि बी के पास में वो गुड्स कभी आया ही नहीं था। यहां पर प्रैक्टिकली ये हो सकता है कि बी के पास में वैसा ही दूसरा गुड्स पड़ा हो, तो वहां पर भी आपको ये मतलब प्रूव करने में दिक्कत हो जाएगी कि आखिर ये गुड्स बी के पास है कि नहीं है। सिमिलर गुड्स, सिमिलर सीमेंट के बैग्स अगर बी के पास में ऑलरेडी हैं, तो बी बोलेगा ठीक है, जो आए थे वो कंज्यूम हो गए, ये एक्स्ट्रा हैं, हम इसको बेच रहे हैं, और ये वही वाले हैं जो हम बेच रहे हैं। हाउ यू विल बाइफरकेट बिटवीन द सीमेंट बैग्स? तो यहां पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। बी कैन से, मैंने बोला ना, देयर आर सो मेनी सिचुएशंस पॉसिबल, और ये सर्कुलर सभी सिचुएशंस को कवर नहीं कर रहा, इसलिए ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा रेदर देन बेनिफिट के। बेनिफिट नहीं देगा, कंफ्यूजन देगा। अब यहां पर बी ये बोल सकता है कि साहब मेरे पास तो है गुड्स, सी डिलीवरी नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ अगर ऐसे देखो तो बी के पास कभी गुड्स आया ही नहीं, तो जब बी के पास गुड्स आया ही नहीं तो बी डिलीवरी क्या देगा? और अगर बी डिलीवरी नहीं दे सकता तो सप्लाई नहीं बन सकता। लेकिन बी अगर एनी हाउ डिलीवरी देने को तैयार है और सी नहीं ले जा रहा गुड्स को, तो फिर वही सिचुएशन बन जाएगी जो ए के केस में बनी थी। तो बोथ पर्सपेक्टिव्स आर पॉसिबल हियर एज वेल। अगर यहां पर सप्लाई नहीं बनेगा तो आउटपुट लायबिलिटी नहीं था, लेकिन फिर भी ये टैक्स जमा करा रहा है, क्योंकि वो इसको कराना पड़ेगा 76 के अंदर, क्योंकि इसने सी से टैक्स के नाम से पैसा कलेक्ट करा है भाई साहब, और उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर रहा है। अब सर्कुलर ने बोल दिया क्योंकि आउटपुट लायबिलिटी थी ही नहीं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को उस आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज करना जो कभी थी ही नहीं, रिवर्सल मान लिया जाएगा और इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा कि आईटीसी को रिवर्स कर दिया, आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट रिवर्स कर दिया। क्या ये सही तरीका है रिवर्स करने का? क्या 3B के अंदर रिवर्सल का अलग से कॉलम नहीं दे रखा? आप इसको आउटपुट लायबिलिटी के थ्रू सेट ऑफ कर रहे हो और सर्कुलर बोल रहा है कि इसको रिवर्स मान लेंगे और इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो गलत तरीके से 73-74 में आईटीसी लिया था वो आईटीसी खुद ने खुद रिवर्स कर दिया। कहां रिवर्स कर दिया भाई? वो 76 के अगेंस्ट यूज कर रहा है उसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 76 में ये टैक्स उसको देना था और उसके अगेंस्ट उसने आईटीसी यूज करा। इट इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इट इज नॉट रिवर्सल ऑफ आईटीसी। हाउ कैन यू से दैट कि यहां 73-74 प्रोसीड नहीं होगा, इन्वोक नहीं होगा? ये देखो इन्होंने क्या बोला साहब, इन्होंने बोला कि इन दिस केस देयर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय बी टू सी in respect of the said transaction and also no tax was required to be paid in respect of the said transaction। अब मैंने यहां पर आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता दिया कि सप्लाई बन भी सकता है। हाँ, नॉर्मली सप्लाई नहीं बनेगा क्योंकि गुड्स कभी बी के पास था ही नहीं, तो बी डिलीवर नहीं कर सकता। डिलीवर नहीं कर सकता तो सेल नहीं है, सेल नहीं है तो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर बी ये कहता है कि मेरे पास सिमिलर गुड्स है और मैं डिलीवर करने को तैयार हूं, तो भैया सेल बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। और मैं तो कहता हूं 2 मिनट के लिए सेट असाइड करो यार, 76 में आउटपुट लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? चलो ठीक है, सप्लाई नहीं बना, आपकी बात मान ली, वही ए वाला केस आपकी बात मान लिया, पर बी के केस में भी। लेकिन क्या ये जो आप कह रहे हो कि ऑल्सो नो टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड, ये जो लाइन आप लिख रहे हो कि नो टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड 76 की, आपने खुद ने 76 का कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। क्योंकि अगर वो सी से टैक्स के नाम का पैसा लेकर बैठा है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर वो कंसिडरेशन ही नहीं लेगा साहब, तो आप जानते हो बुक्स में ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, और सी क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ जाएगा, जैसे बी को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता। 180 दिन वाली कंडीशन भी ये सर्कुलर भूल गया, 180 दिन वाली कंडीशन भी सर्कुलर ने यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं करी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अब आगे पढ़ो, मजे की बात। देयरफॉर इन दीज स्पेसिफिक केसेस नो डिमांड एंड रिकवरी ईदर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली और फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड बाय बी इन सच केस और टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड आउटपुट ट्रांजैक्शन बाय बी टू सी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर 73-74। वाह भाई साहब वाह, क्या बोल दिया? बोल दिया कि बी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, नो एक्शन। सुनो भाई, एक बंदा बैठ के पूरा घपला मचा रहा है, लेकिन इन्होंने अपना ही एक अलग से कॉन्सेप्ट चलाया, दिमाग चलाया,
कंक्लूजन निकाला और ये बोल दिया, क्या बोल दिया कि साहब बी के अगेंस्ट एक्शन ही नहीं लिया जा सकता 73 74 में, क्योंकि टैक्स था ही नहीं और उसने आईटीसी को रिवर्स कर दिया। 76 में टैक्स नहीं बनता था क्या? अगर आप किसी से टैक्स के नाम से पैसा ले रहे हो तो क्या 76 में डिपॉजिट नहीं कराना है? तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी नहीं बनती, और अगर लायबिलिटी बनती है उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज किया जा रहा है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी उसको मिलना ही नहीं था, तो ये क्या फ्रॉडुलेंटली यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का केस नहीं है क्या? 74 में कहां लिखा हुआ है सिर्फ अवेल्ड? 74 तो यूटिलाइजेशन की भी बात कर रहा है, और टैक्स तो बनता है, डेफिनेटली बनता है, उसको पे करना था क्योंकि उसने सी से लिया है। और देखो ये मत बोलना आपकी कंसिडरेशन नहीं था, क्योंकि वो मुद्दा भी सर्कुलर में कहीं डिस्कस नहीं करा, वो फिर अलग कहानी चालू हो जाएगी पूरी, उस पर 1 घंटा अलग लगाना पड़ जाएगा मेरे को कि कंसिडरेशन ही नहीं था। कंसिडरेशन तो था यार, वरना बुक्स में सेट नहीं कर पाओगे आप ट्रांजेक्शन को, समझ रहे हो? बुक में सेट नहीं कर पाओगे अगर आप कंसिडरेशन को चैलेंज कर देते हो। तो क्या ये थर्ड पॉइंट सही बात कर रहा है? क्या ये कंक्लूजन जो इन्होंने मिस्टर बी के रिस्पेक्ट में निकाला 73 74 को लेकर, क्या ये कंक्लूजन सही है? छोड़ दें मिस्टर बी को, वो बंदा सामने से टैक्स ले रहा है, 76 में उसकी लाइबिलिटी बन रही है, वो उसके अगेंस्ट फेक आईटीसी को यूज कर रहा है जो 16(2)(b) के हिसाब से उसको नहीं मिलना चाहिए था, और आपने कह दिया इसको रिवर्सल मान लेंगे, बहुत बढ़िया सा। लेकिन फिर आपने वही 122(1) और 122(1)(7) के अंदर उस पर लाइबिलिटी इंपोज कर दिया। 122(1)(7) क्या बोलता है देखें? हाँ जी सर, वो भी दिखा दीजिए आप। 122(1)(7) बोलता है कि टेक्स और यूटिलाइजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ईदर फुली और पार्शियली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो क्या यहां पर पेनल्टी बननी चाहिए कि पेनल्टी नहीं बननी चाहिए? डेफिनेटली पेनल्टी बननी चाहिए, आईटीसी को लेकर तो डेफिनेटली पेनल्टी बननी चाहिए। लेकिन बात वही है कि अगर आप 74 में चले जाओगे तो फिर 122 में आने की जरूरत नहीं है। इसने 74 से मुक्ति दे दी तो 122 में ले लिया, इसने यहां पर 74 से मुक्ति दे दी तो 122 में ले लिया। और मैं तो कहता हूं साहब 74 से ही मुक्ति नहीं मिलेगी तो 122 में जाने की जरूरत नहीं है, ये 74 में ही कवर होगा, डेफिनेटली कवर होगा। बकायदा जो टैक्स इसने फेक तरीके से पे करा है उसकी डिमांड बनती है, और डेफिनेटली बनती है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको सबके साथ शेयर करिए, अपने सारे ग्रुप्स में से शेयर करिए, जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए। और अगर आपको लगता है कि मेरे एनालिसिस में कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, या आपका अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद मैंने कहीं कोई चीज को गलत तरीके से एनालाइज करा है, तो प्लीज लेट मी नो। आप मुझे इंस्टा पर, आप मुझे फेसबुक पर, आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए, कहीं पर भी, किसी भी माध्यम से, लिंक्डइन पर भी मैं हूं, आप लिंक्डइन पर मुझे बताने की प्रयास करिए, कोशिश करिए कि आखिर यहां मैंने कोई गलती करी है क्या, कहीं कोई चीज छूट गई है क्या एनालिसिस होने से, प्लीज लेट मी नो। और डेफिनेटली चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, तो चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के किसी और एनालिसिस वाले वीडियो में आपसे। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय।